सो दोस्तों इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਚਿਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਡੀਐਨਏ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। इसके बीच में होती है चिप चिप यहाँ होएगी, ये इसका लॉक है। ठीक है, से खोलेंगे और लगा देंगे, इसमें चिप आएगी, वो दिखा दूंगा। इतना सा नीजल, इतना सा छोटा सा पार्ट होता है। ठीक है सर। भाई मोंगा नहीं हैगा वो ला लो जी। सर हो गया प्रोसेस कंप्लीट जी? ये होती है माइक्रोचिप। ठीक है सर। इसमें जो ये वाइट देख रहे हैं आप, हाँ जी, ये माइक्रोचिप है। ये 15 डिजिट की इंडिविजुअल माइक्रोचिप है जी। इसका पार्ट कुछ उसके बीच चला गया सर? नहीं, इसका पार्ट नहीं, यही जो आप देख रहे हैं ना वाइट, हाँ जी, हाँ जी, कैप्सूल देख रहे हैं, इतना ही माइक्रोचिप होता है जो अंदर लोडेड होता है और स्टेरलाइज्ड होता है। ये ठीक है सर। ये अंदर जाता है इस तरीके से और मेन के अंदर लगाते हैं। हॉर्स में मेन जो होती है, आल के बाल जिसे कहते हैं, हाँ जी, वहाँ पे इसको लगाते हैं इसको, और इसके अंदर ही होगा जो रीडर। अभी मैं रीडर से रीड करके दिखाऊंगा आपको इसको। ठीक है सर। तो इसका जैसे हम पासपोर्ट वगैरह बोल देते हैं तो वो कितनी टाइम में तैयार हो जाता है सर? पासपोर्ट जनरली 6 to 8 वीक्स लगते हैं, 6 से 8 सप्ताह लगते हैं। ठीक है सर। तो इसके जाती है, यहाँ से इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद इसको इसके सैंपल पेपर्स वगैरह जो हैं वो हम लोग ऑफिस में सेंड कर देते हैं। ठीक है सर। रोक लो। सही सर, आप कर लो पहले अपना पेपर वर्क कर लो कंप्लीट, उसके बाद में बात कर लेते हैं। ठीक है सर। फिर आप उसको एडिट करते रहना। ठीक है सर। ठीक है, ये एक इनविटेशनल फॉर्म होता है, एप्लीकेशन फॉर्म जिसे हम कहते हैं, आप देखिए। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी। ये इसको फिल करते हैं जिसमें हम घोड़े का नाम आएगा, उसका रंग आएगा, उसकी नस्ल आएगी, क्या सेक्स है उसका, क्या डेट ऑफ बर्थ है उसका। ठीक है सर। सायर्ड बाय, डैम बाय। ठीक है अगर सर। सायर हमारे को पता है, ओनर बोलता है कन्फर्मेशन है कि भाई काला कांटे का बच्चा है, तो ही हम काला कांटा लिखेंगे। अगर वो कंफर्म नहीं है कि काला कांटे का बच्चा है, ठीक है सर, लेकिन वो कहते हैं कि शायद काला कांटे का बच्चा हो सकता है, तो भी हम उन्हीं के अंडर साइन लेते हैं। यहाँ पे नीचे सिग्नेचर आते हैं उनके। ठीक है सर। और जब ये टेस्टिंग में जाता है तो अगर कंफर्म होगा तो ही इसका नाम काला कांटा पासपोर्ट पे आएगा। ठीक है सायर बाय। ठीक है। अगर ये कंफर्मेशन में नहीं आएगा, अगर ये टेस्ट में फेल हो जाता है तो इसका फादर अननोन और मदर अननोन। ठीक है सर। ठीक है, स्टड फॉर्म जहाँ पे खड़ा है वहाँ पे नाम, उसका नाम आएगा, जो इनके प्रेजेंट ओनर है उनका नाम भरा जाएगा। अभी ठीक है इसको सर। फिल कर रहे हैं पूरा। अगर सर माइक्रोचिप का कवर है इस तरीके से। अच्छा जी, ये है माइक्रोचिप। ठीक है सर। इसका जो डिजिट 15 नंबर का होता है, 15 डिजिट का है, ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है इसका। इसके अलावा वर्ल्ड में किसी और के पास ये पर्टिकुलर नंबर नहीं होगा। ठीक है सर। एक बार जो एक कंपनी अलॉट कर देगी, फिर वो बन गया, लाइफ लॉन्ग वही चलेगा। ठीक है सर। और उसकी पेडिग्री उसी पे चलेगी। ठीक है सर। जो हमने इनिशियली जो बाल लिए थे वो इस तरह के एनवेलप में सील करते हैं हम लोग। ठीक है सर। ठीक है, ये हेयर सैंपल कलेक्शन एनवेलप है इसमें। ठीक है सर। ठीक है, इसमें सारे घोड़े का नाम आएगा, सारा डेट ऑफ बर्थ, माइक्रोचिप नंबर, कौन से डॉक्टर ने लिया, कौन सी डेट को लिया, कहाँ लिया, वो सब यार। जब ये लैब में जाता है तो इतना सा ही जाएगा, ये पोर्शन लैब से पहले बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे जो नंबर है, एनवेलप नंबर है ना, वो एनवेलप नंबर यहाँ जाता है। तो लैब में किसी को भी ये नहीं पता कि काला कांटे का बच्चा है या ब्लैक स्टार का बच्चा है या रॉबिन स्टार का है। कोई भी वहाँ पे ये टेस्टिंग में ये नहीं बता सकता है कि किसका सैंपल है। ठीक है सर। उनके लिए तो सिर्फ ये नंबर है। अगर सर मैंने ऐसे बोल दिया कि भाई मेरे पास है जो घोड़ा है वो काले कांटे का है, लेकिन वो है नहीं, हाँ जी, तो उसके बाद जब पासपोर्ट तैयार होगा, अगर मैंने लिखवा भी रखा है कि काले कांटे का है, अगर नहीं है तो आप अननोन लिखो। अननोन, फिर वो अननोन आएगा, इसमें अननोन में चला जाएगा, अननोन पेडिग्री में चला जाता है। ठीक है सर। क्योंकि इसका रीजन यही था कि देखिए, जैसे जिसके
पास काला कांटे का ऑथेंटिक बच्चा है उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है सर। लेकिन जिसके पास काला कांटे का बच्चा नहीं है, या सपोज कीजिए किसी किसान ने या किसी शौकीन आदमी ने लिया, ठीक है सर, और लेने के बाद उसने ये सोचा कि चलो मैं ले तो लिया है इस नाम से, अब क्योंकि उसने तो डायरेक्ट ब्रीडर से तो लिया नहीं है, हाँ जी, किसी और से लिया है, बीच में कोई मीडिएटर रहे होंगे या कोई और व्यक्ति रहे होंगे जिन्होंने उन्होंने काला कांटा कह के बेचा है। ठीक है तो सर। उस चीज की ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो ब्रीडर ब्रीड कर रहा है उसका तो ऑथेंटिक बच्चा है, जो ले रहा है उसने भी एक कॉस्ट पे करी, तो दोनों की कॉस्ट को वायबिलिटी देने के लिए, दोनों की कॉस्ट को इस तरह से मार्केट में बराबर रखने के लिए कि भाई कहीं कहीं कोई धोखा नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी। आपके पास घोड़ा खड़ा है, आपने ब्रीड किया, आपने बेचा मुझे, तो हम दोनों के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी है कि कॉस्ट जो मिडल मैन की जो एक कॉस्टिंग आ रही है, जिसकी वजह से अननेसेसरीली कॉस्ट का बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। हाँ जी। तो उसमें क्या है कि जो ओनर हैं, जो ब्रीड कर रहे हैं, वो ब्रीड नहीं कर पा रहे हैं, अल्टीमेटली जो ओनर है जो परचेज कर रहा है उसके लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो एक जो ये चीज इस तरीके से बढ़ गई है वो भी काफी हद तक इस चीज से कम हो जाएगी। फर्जी बहुत बना देते हैं, वो उसमें कम कभी माइलेज नहीं ले, वो माइलेज नहीं। तो सर अभी तक तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, घोड़ा तो देखिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सेल कर रहे हैं, अगर हम कोई भी एक कॉस्ट मानते हैं, तो उसमें जब मिडल मैन आ जाता है तो वो अपना मार्कअप ऐड करता है, जबकि ओरिजिनल सारी मेहनत तो देखिए 11 महीने उसने अपने घोड़े ने उसको पहले घोड़ी को कवर कराया, फिर उसके बाद 11 महीने उसको रखा, फिर रखने के बाद वो उसके 1 साल 1.5 साल 6 महीने जो भी एक टाइम पीरियड है वो भी रखा। तो इतना सारा रिस्क तो ब्रीडर और जो ओनर है वो कर रहा है भैया। बीच में जो मिडल मैन है वो तो कुछ भी नहीं कर रहा, उसने तो इधर से उठाया, इधर को बोला, इसका नाम चिपका दिया कि भाई मार्किंग सेम आ रही है तो ये बता दिया। तो उन सब चीजों को दूर करने के लिए फिर ये पासपोर्ट बनाया गया जिसमें टेस्टिंग होके आता है, जिसमें सारी डिटेल्स जो उसमें अपन ने यहाँ पे लिए वो सारी डिटेल्स यहाँ आएंगी। घोड़े का नाम आएगा, यहाँ माइक्रोचिप अभी मैं स्टिक करूंगा इसके अंदर, यहाँ कलर आएगा, यहाँ उसका सेक्स आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, यहाँ उसकी पेडिग्री आएगी। पेडिग्री में अगर वो अननोन से जाएगा तो अननोन आएगा, अगर वो काला कांटा का है तो काला कांटा सायर बाय डैम उसका ये आएगा, ब्रीडर किसने ब्रीड किया उसका नाम आएगा यहाँ पे, या किस स्टड फार्म पे ब्रीड हुआ है वहाँ का नाम आएगा, लोकेशन आएगी, जो अभी प्रेजेंट ओनर है। सपोज कीजिए ये किसी और ने आगे सेल कर दिया, ठीक है, जब ये किसी और को सेल होता है तो यहाँ कुछ चेंज नहीं होता, सिर्फ उसकी जगह फर्स्ट सेकंड ओनर यहाँ आ जाएगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ। घोड़ा कितनी बार भी ओनरशिप चेंज कर सकता है, लेकिन घोड़े के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे कि मार्कअप है वो कुछ भी चेंज नहीं होंगे, उसके जो फीचर्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, जो उसके बॉडी मार्क्स हैं वो इस तरीके से आ जाएंगे। जो व्हाइट पार्ट होगा घोड़े के ऊपर वो हम रेड पेन से मार्क करेंगे, ठीक है, उसका यहाँ डिस्क्रिप्शन वर्ड्स में लिखेंगे, ठीक है सर। जो भंवरियां या वर्ल्स आते हैं वो बॉडी पे कहाँ कहाँ आ रही हैं वो सब यहाँ डिस्क्रिप्शन में जाएंगी, ठीक है। एक माइक्रोचिप नंबर यहाँ आएगा। उसके अलावा इस पासपोर्ट का सबसे यूनिक फीचर है कि इसके 4 फोटोज घोड़े के, ठीक है, फ्रंट के, लेफ्ट राइट और बैक के, ठीक है सर। उसके बाद फिर यहाँ पे माइक्रोचिप, अभी बहुत सारे घोड़ों में हमने देखा कि है ना उनके किसी घोड़े के है ना ब्रांड मार्क भी लगा हुआ है, तो वो एडिशनल मार्किंग हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है सर। उसके अलावा ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखिए मेडिकल रिकॉर्ड अगर रखना है, कौन सा डेट वो वैक्सीन लगाया, कौन सा वैक्सीन लगाया, कौन सी जगह लगाया, कौन से डॉक्टर ने लगाया, क्या डोज लगाई है, वो सब आप यहाँ मेंटेन कर सकते हो मेडिकल उसमें रिकॉर्ड में। वैक्सीनेशन के लिए अलग से पेज है जिसमें घोड़े का अलग एक, आपको अलग से कहीं रजिस्टर मेंटेन नहीं करना, इसी के अंदर थ्रू एंड थ्रू चलता रहेगा, ठीक है सर। उसके बाद अगर कोई सर्जिकल अप्रोच होती है तो वो है, अगर मूवमेंट के अंदर कहीं से भी घोड़ा, जैसे मान लीजिए राजस्थान से हरियाणा आ रहा है, तो आप कौन सी डेट को राजस्थान से चला, हरियाणा आ गया, यहाँ पे शो में आया, किसके लिए आया, जंपिंग के लिए आया, टेंट पैकिंग के लिए आया, जिस भी एक्टिविटी के लिए आया वो यहाँ पे, तो ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो गया। अगर आप ट्रांजिट में जा रहे हो, कोई भी आपको कोई अथॉरिटी रोकती है, वो ये कहती है कि सर आपके डॉक्यूमेंट दिखाइए, तो एक घोड़े का ये डॉक्यूमेंट भी आप दिखा सकते हो, वैलिड डॉक्यूमेंट है, ठीक है। उसके बाद कवरिंग के लिए चाहिए, स्टैलियन हो, मेयर के लिए हो, कौन से साल में कौन से सायर ने, अगर मेयर है तो उसके लिए कौन से सायर को यूज किया गया, फिर फर्स्ट डेट क्या थी, सेकंड डेट क्या थी, उसका रिजल्ट नेगेटिव, पॉजिटिव, फोल, फिली, जो भी आया उसका यहाँ टोटल आप रिकॉर्ड लिख सकते हो, ठीक है सर। तो ब्रीडर्स एंड ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत बढ़िया। प्लस उसके बाद अगर इन फ्यूचर जैसे एक्सपोर्ट अभी खुल गया है, हाँ जी, तो एक्सपोर्ट जब खुल गया है तो एक्सपोर्ट खुलने की वजह से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और भी चाहिएंगे। इस डॉक्यूमेंट के बेसिस के ऊपर जब इसमें वैक्सीनेशन हो गए, आपके एक्सपोर्ट एंडोर्समेंट हो गया, वो सब चीजें हो गई, लेकिन क्लियरेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें घोड़ा इतनी जल्दी क्लियर आउट नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे वेटनरी पॉइंट्स हैं उसमें, जिसमें घोड़े को क्लियर होना चाहिए, वैक्सीनेशन होने चाहिए, वो जब थ्रू एंड थ्रू होंगे उसके बाद ही किसी भी जगह किसी भी कंट्री में घोड़ा जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्ट पे कोई बैन है, एक्सपोर्ट अब खुल गया है, लेकिन जो एक घोड़े की एक मेडिकल कंडीशन है वो क्लियर करनी पड़ेगी। उसके लिए हमारे को बहुत सारा मेहनत करनी पड़ेगी, हमारे को अपने घोड़े उस तरीके से तैयार करने पड़ेंगे जिससे कि हम उसको उस लेवल पे ले जा पाएं। इंडिया को अभी अपने मारवाड़ी को प्लेटफॉर्म तो मिला है, ठीक है सर, प्रूवन भी हो गया है, लेकिन अब उसको एक्सपोर्ट करने की जब बात आती है तो वहां पे हमारे को उसको मेडिकली अपग्रेड करने की जरूरत है, जिससे कि जब वैक्सीनेशन है, उसकी हूफ केयर है, उसका न्यूट्रिशन है, जो भी उसका रूटीन में जो बेसिक मांगते हैं, जहाँ प्री रिक्विजिट जो उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं वो फॉलो करना बहुत जरूरी है। तभी वो सब जब प्रोटोकॉल्स इसमें एंट्रीज होंगी, ठीक है सर, तभी आपको इस चीज का फायदा होगा, और तभी आप जब भी एक्सपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे
इंडिविजुअली अप्लाई कर सकते हैं, आप अपना अप्लाई कीजिए आपको, लेकिन फिर भी इसी तरह का पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। उसी पासपोर्ट पे सारी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। ये मेडिकल क्वारंटाइन में जाएगा घोड़ा, उसके बाद क्वारंटाइन होएगा, क्वारंटाइन होने के बाद अगली जगह जाएगा, वहाँ टेस्टिंग होगी, फिर उसके बाद घोड़ा आपको क्लियर होएगा। ठीक है सर। सर हमें ये भी बताएं कि कम से कम कितनी उम्र चाहिए अगर हमने किसी को डीएनए करवाना है? कम से कम एक साल। ठीक है सर। तो एक बार चार्जेस भी बता दिए दोबारा से। जी चार्जेस ऐसा है कि अभी प्रेजेंटली जो चार्जेस चल रहे हैं वो 9,440 9,440 रुपए लगते हैं स्टड बुक अथॉरिटी ऑफ इंडिया की डीएनए टेस्टिंग फीस। ठीक है सर। 1,000 रुपए सोसाइटी लेती है, जिसमें सोसाइटी आपको पासपोर्ट देती है, माइक्रोचिप देती है। ठीक है सर। और ये सारा जो इसका डेटा है वो मेंटेन करती है आपका जो वेबसाइट है, स्टड बुक की जो वेबसाइट है, इंडिजिनस की जो स्टड बुक वेबसाइट है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, वो आप शेयर कर सकते हो, जिसमें अभी जो 500-600 जो भी हॉर्सेज हुए हैं, ठीक है सर, उनका सारा अपडेटेड अभी हम कर रहे हैं, क्योंकि पासपोर्ट्स भी आ रहे हैं। जैसे जैसे पासपोर्ट्स आते जाते हैं हमारे पास, वैसे वैसे हम उसका डेटा अपडेट करते हैं। ठीक है सर। और उसके बाद 1,500 रुपीज वेट की फीस है और 1,060 रुपीज हमारा ट्रैवलिंग का पर पर्सन हमने रख रखा है, क्योंकि हम राजस्थान से ट्रैवल करते हैं और बाकी अलग अलग जगह पे जाते हैं, और हम कोशिश ये करते हैं कि इंडिविजुअली हमारे को एक ही जगह जाके ना करना पड़े। हम सोचते हैं कि अगर काफी सारे हॉर्सेज मिल जाएं तो वो हमारे लिए भी बेनिफिशियल है और ओनर्स के लिए भी बेनिफिशियल है। ठीक है। इसमें कॉस्ट ऑफ ट्रैवल जो है, क्योंकि देखिए अगर राजस्थान से आदमी जाएगा कहीं पे भी, हरियाणा जाएगा, पंजाब जाएगा, तो उसकी एक कॉस्ट लगती है कि फ्यूल कॉस्ट लगेगी या फ्लाइट कॉस्ट लगेगी या ट्रेन कॉस्ट लगेगी, उसके बाद उसका होटल है, उसका रहना खाना है, वो सब लगेगा। तो वो सारे एक्सपेंस अगर एक ही आदमी पे हो जाएंगे तो वो काफी एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है। तो हम ये नहीं चाहते कि इस चीज को आदमी इस तरीके से देखे कि कोई एक्सपेंसिव डील है। मैं ये चाहता हूँ कि लोग इसको इस तरीके से देखें कि उनके फायदे की चीज है, उनको करानी चाहिए, उनके बेनिफिट के लिए है, लेकिन कॉस्ट जो है वो बेसिक एक कॉस्ट तो हमें देनी ही पड़ेगी। ठीक है सर। उसका हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं, जितना हम कम से कम एक ओनर को और या फार्मर को चार्ज कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। तो सर प्लीज आप अपना नंबर दे सकेंगे सर? हाँ जी, मेरा नंबर लिख लीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर गुलविंदर चौधरी, मैं राजस्थान जयपुर से हूँ और इंडिजिनस हॉर्स सोसाइटी ऑफ इंडिया से मेरा लिंकअप है, उनके वेट पैनल पे हूँ मैं। और मेरा नंबर है 9799141696। तो किसी ने अगर सर अपने घोड़े का या घोड़ी का डीएनए करवाने तो आपसे संपर्क कर सकते हैं? हाँ जी, हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी और भी नंबर्स हैं ऑफिस के, वो मैं आपको दे दूंगा, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, अपना नोटिंग करा सकते हैं, नंबर ऑफ हॉर्सेस कितने हैं आपके पास, घोड़े कितने हैं, किस लोकेशन पे हैं, कब फिजिबिलिटी डेट है, क्योंकि हमारे ट्रिप्स लगते रहते हैं, तो ट्रिप्स के हिसाब से ही हम उनको लोगों को एडजस्ट करके और उसी टाइम हम डेट दे सकते हैं। बहुत सारे हम लोग पंजाब आते हैं तो कई बार किसी एक लोकेशन पे नहीं पहुंच पाते, क्योंकि एक ही घोड़ा होता है या दो ही घोड़े होते हैं, तो हम लोग उस जगह नहीं पहुंच पाते। पर हमारी कोशिश रहती है कि हम हर किसान जिसने हमें फ़ोन किया या कांटेक्ट किया, हम उसको पहुंचें, उसके पास उसके घोड़े का डीएनए करें और सर्विस दें। ठीक है सर जी। तो आपकी संस्था है सर बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि जो कोई फर्जी काम कर रहे हैं सर तो उनको भी कहीं ना कहीं तो रोक लगेगी जी। और अभी तक सर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि मैंने बोल दिया अपने घोड़े का कराया कि ये फलां फलां का बच्चा है? जितने भी डीएनए हुए हैं उसमें जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स यही हैं कि करीब सिर्फ 11 हॉर्सेज आए हैं, करीब 500-600 घोड़ों में से 11 ऐसे घोड़े आए हैं जिनका मैचिंग प्रॉपर नहीं हो पाई है। ठीक है सर। अदर देन दैट उनका भी लिस्ट सारा फेसबुक पे और सब जगह वेबसाइट पे पब्लिश्ड है। ठीक है। तो अगर किसी को, और वो सिर्फ इसीलिए पब्लिश किया गया, उसमें किसी का कोई नुकसान करने के लिए नहीं किया गया, वो सिर्फ इसीलिए पब्लिश किया गया जिससे कि लोग डीएनए को समझें। ठीक है सर। आज जब हमारे पास ये डॉक्यूमेंटेशन है, आज जब हमारे पास फैसिलिटी है, आज जब हमारे पास टेक्निकल गाइडेंस है, तो हम उस चीज़ का यूटिलाइज करें और मैक्सिमम यूटिलाइज करके जो हमारा एक जो स्टड फार्म है जिसमें हम प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, बच्चे सेल करना चाहते हैं, वो सब चीज़ें हम प्रॉपर तरीके से ले सकें। ठीक है सर। और कॉस्ट को जस्टिफाई कर सकें। अगर कल को कोई भी ब्रीडर आता आपके पास आता है कि साहब मेरा बच्चा इतनी कॉस्ट का क्यों है, तो आप उनको कह सकते हैं कि साहब देखिए ऐसा है कि एक तो मेरा डीएनए टाइप्ड है, दूसरी बात है प्रूवन प्रोजेनी है, तीसरी बात है लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि हमें प्रूवन प्रोजेनी करने की क्या जरूरत है। ठीक है सर, कोई आप पे बंदिश नहीं है कि आपको प्रूवन प्रोजेनी करनी है, लेकिन जो आज साइंटिफिक ब्रीडिंग पे हैं या साइंटिफिक ब्रीडिंग कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि अगर आप साइंस के थ्रू चलेंगे, ठीक है सर, ब्रीडिंग तो इतने सालों से भी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये सिर्फ घोड़ों में ही क्यों, गाय भैंस में तो इतना इस तरह का नहीं देखा जाता, केवल घोड़ों में, क्योंकि कॉस्ट फैक्टर है। लोग कुछ भी बोल के कुछ भी सेल कर देते हैं, तो उस चीज़ को लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए हम तो संस्था है, हम तो एक सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी सेवा के लिए हैं। अगर आप हमारी हेल्प कर लेना चाहते हैं तो हम उपलब्ध हैं, जिस तरीके से भी हो पाएगी हम हेल्प करेंगे आपकी, और जितनी हो पाएगी हम करेंगे आपको। और जो रिकॉर्ड है सर वो सारा ऑनलाइन होता है? सब ऑनलाइन है जिसका रिकॉर्ड। ठीक है सर। तो आदमी कहीं भी बैठ के अपने घोड़े का, या और दूसरी बात है जो नए घोड़ों का ब्रीडिंग कर रहे हैं उन लोगों का भी यह है कि वो उस वेबसाइट पे जाके वो रजिस्टर्ड स्टैलियंस देख सकते हैं। पंजाब के जितने भी रजिस्टर्ड स्टैलियंस हैं, चाहे दिलबाग हो, चाहे काला कांटा हो, और भी जो नामचीन मक्खन हो गया, और भी बहुत सारे स्टैलियंस हैं जो बहुत सुंदर हैं,
बहुत अच्छे ब्रीडिंग में चल रहे हैं, तो वो उन लोगों का सबका रिकॉर्ड आपको वेबसाइट पे मिलेगा। ठीक है सर। सर एआई कब तक स्टार्ट हो रही है? सब एआई का देखिए प्रोसीजर अभी चालू है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो प्रोसेस है उस एआई करने के अंदर देखिए, एक तो सबसे पहले ट्रेंड वेट चाहिए, दूसरी चीज़ चाहिए कलेक्शन सेंटर चाहिए हमारे को। वो कलेक्शन सेंटर अभी बन नहीं पा रहे हैं क्योंकि स्टैलियन अभी हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा उस चीज़ को लेके मैं ये कहूँगा कि लोगों में ये सोच है कि एक हम हमारा स्टैलियन को कवरिंग के लिए क्यों दें, लेकिन जब हमारे पास एक कवरिंग डायरेक्ट आ रही है तो हम एआई क्यों कराएं। लेकिन वो तो ठीक है जो आज कवरिंग आ रही है, लेकिन एक एज के बाद जब कवरिंग आनी कम हो जाएगी और जब आप ब्रीड करना चाहोगे तो उस टाइम के लिए आप अपना सीमन प्रिजर्व कर सकते हो। और दूसरी बात है, अगर कोई कर्नाटक में बैठा है वो अपनी घोड़ी कवर कराना चाहता है तो आप अपना सीमन कलेक्ट करवाइए, अपने पास रखिए, जब आपको वहाँ एआई की ज़रूरत है तो आप वहाँ भेज सकते हैं। उसमें एक तो घोड़ी को वापस स्टैलियन तक आने की ज़रूरत नहीं है, दूसरी बात है आपको कॉस्ट उतनी मिल रही है तो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है। उस ओनर को भी प्रॉब्लम नहीं है कि अपने घर से वहाँ कर्नाटक से या किसी डाउन साउथ से पंजाब आना पड़ रहा है। तो इस तरीके से कन्वीनियंस ऑफ बिजनेस है और इससे हम एक अच्छी प्रोजेनी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और प्रिजर्व करके रख सकते हैं साइंटिफिक लेवल पे। क्योंकि जैसे मान लीजिए हो सकता है कि आप एक कोई पर्टिकुलर कॉन्फर्मेशन देख रहे हैं कि मेरे को इस कॉन्फर्मेशन की इस नए नक्श की घोड़ी चाहिए, वो अभी नहीं मिल पा रही है, लेकिन जब हम उसको ब्रीड करते हैं, जब हमारे पास स्टैलियन मान लीजिए किसी भी वजह से छूट जाता है, जब हमारे पास वैसी कोई घोड़ी आती है तो हमारे पास का सीमन नहीं होता है, तो वो हम प्रिजर्व करेंगे तो हम रख सकते हैं, होल्ड पे रख सकते हैं। हर स्टैलियन का सीमन नहीं प्रिजर्व हो सकता, ये भी एक फैक्टफुल बात है। कुछ वीक्स के लिए हो सकता है, कुछ मंथ्स के लिए हो सकता है, कुछ ईयर्स के लिए हो सकता है। सबकी अपनी अपनी फर्टिलिटी है, उस फर्टिलिटी का प्रोसीजर है जो हमने बना रखा है, उसके लिए हम जांच कर सकते हैं। अभी हम जांच शुरू कर रखी है, टेस्टिंग स्टेज पे है और हम जल्दी ही इसको लाना चाह रहे हैं कि जिससे कि ये भी एक एडिशनल फैसिलिटी हो जाए घोड़े वालों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए।